जय हिंद दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। आज दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत कर दी है। इसका मकसद भारत के जरूरी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अस्पताल, धार्मिक स्थल, पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी और दूसरी अहम जगहों को दुश्मनों के हमलों से सुरक्षित करना है। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। आप सबको मालूम होगा कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के सिविल टारगेट्स पर हमला करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। इवन अब तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भारत को धमकी दे रहे हैं कि वो जामनगर की ऑयल रिफाइनरी और जो अन्य ऊर्जा के केंद्र है उन्हें निशाना बना सकते हैं। और जामनगर की जो रिफाइनरी है दोस्तों, वो दुनिया की बड़ी रिफाइनरियों में से एक है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब मिशन सुदर्शन में क्या क्या चीजें होंगी वो भी मैं आपको बता दूं। ये एक मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था होगी जिसमें कि कई चीजें शामिल होंगी, जैसे कि हाई वैल्यू वाली लोकेशन के पास मोबाइल और फिक्स्ड एयर डिफेंस सिस्टम, 400 किलोमीटर रेंज वाला DRDO का कुशा एयर डिफेंस सिस्टम इसका मेन वेपन होगा। रडार और सेंसर नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा ताकि खतरे का पहले से पता लगाया जा सके। एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम खास करके शहरों और संवेदनशील जगहों पर लगाया जाएगा। साइबर सुरक्षा की जाएगी ताकि पावर प्लांट और कंट्रोल सिस्टम हैकिंग से सुरक्षित रहे। इसके अलावा क्विक रिएक्शन यूनिट्स भी इसमें शामिल होंगी ताकि तुरंत किसी भी हमले का जवाब दिया जा सके। आगे की योजना की अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोजेक्ट कुशा के तहत M1 मिसाइल का टेस्ट इस साल के अंत में हो जाएगा। 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण सिविल एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर इस सिस्टम की कवरेज में आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि मिशन सुदर्शन चक्र इसका मकसद सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि दुश्मनों को पहले से चेतावनी देना है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिरकार भारतीय वायुसेना 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रही है और ये सौदा फ्रांस के साथ सीधा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के जरिए किया जाएगा ताकि MRFA टेंडर प्रोसेस को छोड़कर समय बचाया जा सके। यहाँ पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अक्टूबर 2025 तक इस प्रस्ताव को DAC के सामने मंजूरी के लिए पेश कर देगी। DAC की मंजूरी के बाद इस पर साइन होंगे और फिर डिलीवरी शेड्यूल भी तेजी से हो पाएगा। मतलब साफ है कि अब MRFA पर जो आपका प्रश्न चिन्ह लग रहा था वो अब रुक गया है। सीधी बात है, अब सीधा राफेल फाइटर जेट को ही खरीदने पर फोकस किया जा चुका है। हालांकि ऑफिशियली कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि राफेल ही भारत आएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा कि हमारे फाइटर जेट्स में भी पूरी तरीके का भारतीय इंजन लगे, जिसके लिए भारत सरकार कावेरी 2.0 नाम का नया इंजन बनाने पर फंड दे सकती है। कावेरी 2.0 90 से 99 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। इसका इस्तेमाल तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 में किया जा सकता है। मतलब यह है कि अगर कावेरी 2.0 सफल हो जाता है तो भारत के पास अपना शक्तिशाली फाइटर जेट इंजन होगा और ये रक्षा क्षेत्र में बड़ी आत्मनिर्भरता की तरफ भी कदम होगा। इसके अलावा भारत की GTRE और फ्रांस की साफ्रॉन कंपनी के बीच एक जॉइंट वेंचर बनाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत AMCA के लिए एक नया इंजन तैयार किया जाएगा जो कि 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेगा। अब इस इंजन को लेकर एक बात और सामने आ रही है कि इस इंजन में फिलहाल एडेप्टिव साइकिल कोर तकनीक शामिल नहीं होगी, क्योंकि ये तकनीक अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। एडेप्टिव साइकिल कोर का फायदा दोस्तों ये होता है कि इंजन अलग अलग परिस्थितियों में अपने मोड बदलकर ईंधन बचाता है और ज्यादा ताकत देता है, लेकिन तकनीक के अधूरेपन की वजह से इसे अभी शामिल नहीं किया जा रहा। इसके बदले इंजन में कुछ 6th जनरेशन की तकनीकें लगाई जाएंगी, जैसे कि कूलर रनिंग कोर, यानी कि इंजन का कोर ठंडा रहेगा। इसका फायदा ये होगा कि इंजन लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा और कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अभी ऑफिशियली मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्रालय ने साफ्रॉन को नहीं चुना है, लेकिन इस साल के अंत तक इसकी घोषणा और समझौते हो सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों साफ्रॉन ने वादा किया है कि ये इंजन वो 12 साल में तैयार कर लेगा। योजना यह है कि AMCA मार्क 2 का प्रोडक्शन लगभग 2035 में शुरू होगा। एडेप्टिव साइकिल कोर की कमी के कारण ये इंजन पूरी तरीके से 6th जनरेशन का नहीं होगा और फ्यूचर प्रूफ भी नहीं माना जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन भारत के पास आगे भी है। भारत आगे चलकर इस इंजन के कोर को बदलने का अधिकार रखेगा। 2040 के बाद भविष्य के 6th जनरेशन फाइटर जेट या फिर बॉम्बर्स के लिए एडेप्टिव साइकिल इंजन डेवलप किया जा सकेगा। ये इंजन भविष्य में Su-30 MKI बेड़े को बदलने के लिए भी इस्तेमाल होगा। GTRE पहले से ही भारत की यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर तकनीक पर रिसर्च भी कर रही है। मतलब साफ हो जाता है कि अभी की जरूरतों के लिए विश्वसनीय और एक सरल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और फ्यूचर में तकनीक अपग्रेड के लिए रास्ता खुला होगा। फिलहाल आपको दोस्तों इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के समुद्री माहौल में बड़ी टेस्टिंग की है।
ताकि एक बड़ी तकनीकी खराबी को ढूंढकर ठीक किया जा सके। ये खराबी दोस्तों इतनी सीरियस थी कि इसकी वजह से भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के ALH हेलीकॉप्टर पिछले 7 महीनों से उड़ान नहीं भर पा रहे थे। ये समस्या गुजरात में एक घातक हादसे के बाद सामने आई थी। आपको बता दें कि ये टेस्ट विशाखापट्टनम के पास समुद्र में 2 हफ्ते तक चले हैं, जहां ALH को युद्धपोत से अलग अलग मौसम में उड़ाया गया। HAL ने इन टेस्ट के दौरान बहुत सा डेटा इकट्ठा किया, जिसे कि अब बेंगलुरु के रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर में जांचा जा रहा है और अगस्त के अंत तक ये रिपोर्ट डिफेक्ट इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी के पास भेज दी जाएगी। टेस्टिंग के लिए HAL ने नौसेना और कोस्ट गार्ड के एक ALH पर खास सेंसर लगाए, ताकि हेलीकॉप्टर के ट्रांसमिशन सिस्टम, गियरबॉक्स और रोटर हब जैसी अहम तकनीक की क्षमता और उन पर पड़ने वाले प्रेशर को मापा जा सके। शुरुआती जांच में पाया गया कि ये समस्या लंबे समय तक समुद्री माहौल में उड़ान भरने के दौरान हो सकती है। उम्मीद ये की जा रही है कि इन सभी टेस्ट के बाद असली कारण सामने आ सकेंगे और जरूरी सुधार किए जा सकेंगे, ताकि ध्रुव ALH फिर से नौसेना और कोस्ट गार्ड में पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो सके। वहीं दोस्तों HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील ने बताया कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए एयरफ्रेम और एरोस्ट्रक्चर का पूरा काम प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को वो देंगे। असल में ये एक चौथी प्रोडक्शन लाइन बन सकती है जो कि इनविजिबल रहेगी। इस नए तरीके में निजी कंपनियां यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां तेजस मार्क 1A के अलग अलग एयरफ्रेम सेक्शंस बनाएंगी, जबकि HAL सिर्फ फाइनल असेंबली और सिस्टम फिटिंग पर ध्यान देगा। इससे HAL की प्रोडक्शन क्षमता काफी बढ़ जाएगी और पहली बार साल में 24 से 30 विमान तैयार किए जा सकेंगे। सुनील जी ने बताया कि इस मॉडल में असेंबली का समय घटेगा और HAL की 3 मौजूदा प्रोडक्शन लाइनों पर दबाव कम पड़ेगा। जब प्राइवेट सेक्टर से तैयार किए गए एयरफ्रेम सेक्शंस आएंगे तो HAL में फाइनल असेंबली बहुत तेजी से हो पाएगी। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना रशिया में बनी R-37 वेम्पेल एयर टू एयर मिसाइल खरीदने पर विचार कर रही है, जिसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर है और ये कदम भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की हवाई लड़ाई क्षमता को बढ़ाने की रणनीति है, खास करके चाइना और पाकिस्तान की चुनौतियों को देखते हुए। R-37 जिसे कि RVVBD कहते हैं, दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है। ये दुश्मन के फाइटर जेट, अवाक्स और इवन उनके बॉम्बर्स को निशाना बना सकती है। कुछ वर्जन 300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं इसके। इसमें एक्टिव रडार, होमिंग सीकर और डुअल थ्रस्ट रॉकेट मोटर है, जिससे कि ये मैक 6 की रफ्तार तक पहुंच सकती है और इंडियन एयरफोर्स इन्हें अपने Su-30 MKI फाइटर जेट्स पर लगाएगी, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। इससे दुश्मन के F-16 और इवन J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट पर भी भारत को बढ़त मिल सकती है। इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास 110 किलोमीटर रेंज की अस्त्र मार्क 1 और 150 किलोमीटर तक मार करने वाली मीटियोर मिसाइल है, लेकिन R-37 जैसी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है। इसके आ जाने से इंडियन एयरफोर्स दुश्मन के बेड़े और उनके महत्वपूर्ण विमानों को उनकी पहुंच से पहले ही मार गिराएगी। R-37 को Su-30 MKI जैसे रशियन फाइटर जेट पे लगाने के लिए ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों रशियन डिजाइन है और ये मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यानी कि जैमिंग के माहौल में भी सटीक मार कर सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो इतनी लंबी दूरी की मिसाइल से इंडियन एयरफोर्स दुश्मनों के रडार और कंट्रोल एयरक्राफ्ट को दूर से ही खत्म कर सकती है, जिससे कि उनकी कमांड एंड कंट्रोल क्षमता कमजोर हो जाएगी। ये सौदा दोस्तों अगर हो जाता है तो ये भारत और रशिया की रक्षा साझेदारी को मजबूत करेगा और इवन मेक इन इंडिया योजना के तहत तकनीकी हस्तांतरण या फिर लाइसेंस प्रोडक्शन इनका हो सकता है। वहीं दोस्तों ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बावजूद भी भारत ने रशिया से तेल की सप्लाई बढ़ा दी है। अगस्त में भारत ने रशिया से तेल का आयात बढ़ाकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है। जुलाई में यह आंकड़ा 16 लाख बैरल प्रतिदिन था और भारत ने इराक और सऊदी अरब से तेल कम खरीदा है। कारण भारतीय रिफाइनरियां सस्ती और आर्थिक रूप से फायदेमंद सप्लाई को प्राथमिकता दे रही हैं, इसलिए रशिया से खरीद जारी है। प्रोजेक्ट कुशा को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है और आप सबको मालूम है कि प्रोजेक्ट कुशा भारत का लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम होगा और अब इसके 4 वेरिएंट्स आएंगे। DRDO ने प्रोजेक्ट कुशा पर काम तेजी से करना शुरू कर दिया है और ये हमारा देसी S-400 होगा। पहले इसमें 3 तरीके की इंटरसेप्टर थी, लेकिन इसमें अब 4 वेरिएंट होंगे। ये सिस्टम भारत के MR-SAM और रशिया के S-400 के बीच का अंतर पूरा करेगा। 4 इंटरसेप्टर वेरिएंटों में दोस्तों M1 जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, M2 जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है, M3 की रेंज 350 से 400 किलोमीटर है। लेकिन जो चौथा वेरिएंट है वो होगा नेवल वेरिएंट यानी कि नौसेना के लिए। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर होगी। यहाँ पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को प्रोजेक्ट कुशा के तहत 8 स्क्वाड्रंस मिलेंगे और नौसेना को M1 और नेवल M2 मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों इस वक्त M1 का फैब्रिकेशन शुरू हो चुका है और जैसे मैंने अभी बताया कि इसका पहला टेस्ट सितंबर या फिर दिसंबर तक हो सकता है। M2 का टेस्ट 2026 तक होगा, M3 का टेस्ट 2027 तक होगा और 2028 से 30 के बीच इसे इंडक्ट किया जाएगा। यह सिस्टम आने वाले वक्त में भारत की हवाई और समुद्री सुरक्षा को बहुत मजबूत बना देगा और S-400 जैसी विदेशी प्रणालियों का एक देसी ऑप्शन भी देगा। दोस्तों भारत के घातक यूकैफ को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अब ये प्रोग्राम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
डीआरडीओ की एडी इसके डिजाइन और कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत एलएनटी को चुन चुकी है और अब इस प्रोजेक्ट को सीसीएस की तरफ से फंड और मंजूरी का इंतजार है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स साफ तौर पर कह चुकी है कि उन्हें 7 से 8 स्क्वाड्रन यानी कि लगभग 126 से 144 यूकैफ चाहिए और ये घातक ड्रोन दुश्मनों के इलाके में घुसकर स्ट्राइक मिशन कर सकते हैं और इवन तेजस मार्क 2 और एएमसीए के साथ मिलकर ऑपरेशन भी चला सकते हैं। इसकी पहली उड़ान 2028 और 29 के बीच हो सकती है, इंडक्शन 2035 तक हो सकता है। तो फिलहाल इधर के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।